डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे मांग की लोच को ज्ञात करने की विधियां हैं। लोच को ज्ञात करने की विधियां, तो इसमें से हमने एक पहली विधि पढ़ ली थी, ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, तो उसमें हमने पहली विधि पढ़ ली थी आनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि। ठीक है, अब दूसरी जो विधि है वो हम पढ़ेंगे आज, वो है आपके बिंदु लोच विधि या ज्यामिति विधि। ठीक है, तो दूसरी जो विधि है वो है ज्यामितीय विधि, या इसका नाम जो है बिंदु लोच विधि भी कहते हैं इसको, बिंदु लोच रीति। ठीक है, तो जब हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो उस समय डायग्राम के आधार पर अगर हम जो है मांग की लोच निकालते हैं, तो इस विधि में डायग्राम या हम कह सकते हैं वक्र रेखा चित्र के आधार पर जो है मांग की लोच निकाली जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि ज्यामिति विधि का प्रयोग तब करते हैं जब मांग वक्र किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोच निकालनी हो। किस पर? मांग वक्र पर। ठीक है, किसी एक बिंदु पर मांग की लोच निकालनी हो तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, एक सरल रेखीय मांग वक्र बनाया जाता है। ठीक है, और उस वक्र पर किसी भी बिंदु पर जो है मांग की लोच निकाली जा सकती है। जैसे अब इसमें हम करेंगे बिंदु लोच विधि पे मांग वक्र जो है किस प्रकार का होता है। देखिए मांग वक्र, इसमें एक सरल रेखीय मांग वक्र बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जैसे हमने सरल रेखीय मांग वक्र बनाया ए बी एक मांग वक्र है, सरल रेखीय मांग वक्र है। ठीक है, ओ एक्स पर हमने ले ली वस्तु की जो है मात्रा और ओ वाई पर हमने ले ली कीमत, वस्तु की कीमत। ठीक है, अब इसमें किसी भी बिंदु पर जो है मांग की लोच को निकाला जा सकता है। किसी भी बिंदु पर, या जैसे पूछ लिया जाए भाई यहाँ पर मांग की लोच क्या होगी, या इस बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, या इस बिंदु बी पर मांग की लोच क्या होगी, या ए पर मांग की लोच क्या होगी, या इस बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। ठीक है, तो किसी भी बिंदु पर जो है मांग की लोच निकाली जा सकती है और इसमें एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ज्यामिति विधि में मांग की लोच निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ज्यामिति विधि में मांग की लोच, तो ज्यामिति विधि में मांग की लोच निकालने की जो है एक सूत्र है जिसमें होता है निचला हिस्सा बराबर निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके और किसी भी बिंदु पर मांग की लोच को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ईडी बराबर क्या होगा, इस विधि में सूत्र क्या होगा, ईडी बराबर निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा। अब देखिए हमने इसमें नाम दे दिया, यानी जैसे 5 बिंदु लगाए मैंने, किसी भी बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है, तो ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। ठीक है, अब हमने इसको जैसे बीच में जो बिंदु है उसको हमने नाम दे दिया ये पी बिंदु। ठीक है, ये आपके एम बिंदु हो गया, इसको नाम दे दिया हमने एम, और इसको हमने जो नाम दे दिया एन बिंदु। ठीक है, तो ये हो गया आपके एन बिंदु। तो अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से किसी भी बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है तो आप इस सूत्र से मांग की लोच निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखना है आपको कि निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा, इससे मांग की लोच को निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अपन किसी भी बिंदु पर मांग की लोच निकालने, सबसे पहले पी बिंदु पर मांग की लोच निकालते हैं। ठीक है, तो ईडी पी बिंदु पर मांग की लोच जो है उसका सूत्र क्या है, जैसे निचला हिस्सा क्या है, ईडी बराबर निचला हिस्सा क्या है, पी बिंदु पर देखिए निचला हिस्सा क्या है, पी बी बटे ऊपरी हिस्सा क्या है, पी ए। तो निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा दोनों बराबर होते हैं, यानी जैसे यहाँ पर अपन ने अगर इसको आगे करें तो कीमत, वस्तु की कीमत और वस्तु की जो मात्रा है वो क्या हो रही है, दोनों बराबर है, यानी जितना कीमत है उतनी मात्रा है।
तो इसका मतलब पी बी और दोनों का जो है बराबर होगा, ये निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा दोनों बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पर मांग की लोच क्या आ जाएगी, 1। यहाँ पर मांग की लोच क्या आएगी, 1, क्योंकि निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा दोनों बराबर है, यानी बीचों बीच स्थित है पी बिंदु, इसलिए मांग की लोच क्या आएगी, 1। ठीक है। अब दूसरे बिंदु पर निकाल रहे हैं, अगर ई डी हम किससे निकाल रहे हैं, एम बिंदु पर निकाल रहे हैं, एम बिंदु पर, यहाँ पी बिंदु पे निकाला। अब एम बिंदु पर अगर मांग की लोच निकाल रहे हैं तो ई डी देखिए एम बिंदु क्या है, तो निचला हिस्सा क्या है, एम बी बराबर एम बी बटा ऊपरी हिस्सा क्या है, एम ए। तो देखिए निचला हिस्सा ज़्यादा आ रहा है, ऊपर हिस्सा ज़्यादा हो रहा है, ऊपर हिस्सा ज़्यादा हो रहा है, तो ऊपर ज़्यादा का भाग जो है कम में जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि मांग की लोच जो है क्या होगी, इकाई से कम। तो यहाँ लिखेंगे ई डी इज लेस देन 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कीमत क्या है, अधिक है और मांग जो है वो कम है। अगर इस बिंदु पर अपन देखें कीमत कम है और मांग अधिक है, तो इसका मतलब जो है ई डी इज लेस देन 1। अब अगर बी बिंदु पर निकाल रहे हैं देखिए, तो ई डी बी बिंदु पर, बी बिंदु पर सूत्र क्या होगा, देखिए बी बिंदु पर, तो बी बिंदु पर जो है ऊपर क्या आएगा, ऊपर निचला हिस्सा तो 0 है ही नहीं, निचला हिस्सा एम बी से नीचे कुछ है ही नहीं, तो ऊपर तो क्या आएगा 0 बट ऊपरी हिस्सा क्या है, पूरा ही ऊपरी हिस्सा है बी ए, पूरा ही ऊपरी हिस्सा है, तो 0 का भाग देंगे बी ए में, यानी निचले इसका भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा 0, 0 का भाग देंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर बी बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, 0। बी बिंदु पर क्योंकि ऊपर 0 है, कुछ भी नहीं है, निचला हिस्सा है ही नहीं, बी से नीचे कुछ है ही नहीं, तो निचला हिस्सा 0 है और ऊपरी हिस्सा है पूरा बी ए, तो बी ए का भाग जब 0 में देंगे तो क्या आएगा, उत्तर 0। तो मांग की लोच यहाँ पर क्या होगी, 0 या 0। ठीक है। चौथा, अगर अपन चौथे बिंदु यानी एन बिंदु पर निकाले यहाँ पर, तो एन बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, एन बिंदु पर ई डी निचला हिस्सा क्या है, एन बी, निचला हिस्सा पूरा, यहाँ से पूरा हिस्सा निचला हिस्सा है तो एन बी, और ऊपर हिस्सा कम है एन ए। ठीक है, तो निचले हिस्सा क्या होगा, ज़्यादा है। ठीक है, और तो निचला हिस्सा ज़्यादा है, ऊपर का हिस्सा कम है, तो कम में ज़्यादा का भाग जाएगा, तो इसका मतलब मांग की लोच क्या होगी, इकाई से कम। ठीक है। पांचवा कौन सा बिंदु है, ए बिंदु पर, तो ई डी ए बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, ए बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, बराबर देखिए ए बिंदु पर मांग की लोच क्या है, ऊपर कितना है, पूरा ही है, निचला हिस्सा पूरा ही ए बी, जबकि ऊपरी हिस्सा क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ए बी बटा 0, तो 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो क्या आएगा, अनंत। तो ई डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंडेफिनेट, अनंत। यहाँ पर ई डी क्या आ जाएगा, ई डी बराबर 1। ठीक है, यहाँ क्या आया 0, ई डी बराबर 0, और यहाँ पर ई डी बराबर क्या आएगा, ई डी बराबर 1। ठीक है, तो इस तरह किसी भी बिंदु पर इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी बिंदु पर मांग की लोच निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप देख लो इसको, एन बिंदु पर देखो तो यहाँ पर क्या है, कीमत ज़्यादा है और मांग कम है। तो जब कीमत ज़्यादा होती है मांग कम होती है तो क्या होगा, मांग की लोच क्या होगी, इकाई से कम। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ई डी इज लेस देन 1। इस बिंदु पर क्या होगा, ई डी बराबर 1, क्योंकि कीमत और मांग दोनों ही क्या है, बराबर, जितना हिस्सा ये उतना हिस्सा ये। ठीक है, इस बिंदु पर क्या होगा, देखिए कीमत तो है कम और मांग है अधिक, तो जब कीमत कम और मांग अधिक होती है तो मांग की लोच क्या होगी, ई डी इज लेस देन 1। ठीक है, इस बिंदु पर क्या होगा, यहाँ पर केवल क्या है, ये कीमत, मांग ही अधिक है, मांग ही है, कीमत 0 है, तो यहाँ क्या होगा, ई डी बराबर 0। और इस बिंदु पर अनंत, सॉरी, ई डी क्या है, पी बिंदु पर मांग की लोच क्या है, बी बिंदु पर मांग की लोच क्या है, 0, और यहाँ पर ए बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, अनंत, क्योंकि ये देखिए पूरा ही कीमत है, मांग कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 0 का भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ ई डी क्या आ जाएगी, इनडेफिनेट, अनंत। ठीक है,
तो पांचों बिंदुओं पर हम मांग की लोच निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से लेकर के आधे से नीचे तक मांग की लोच निकाल सकते हैं और ऊपर के हिस्से पर मांग की लोच निकाल सकते हैं, यानी इसमें से किसी भी स्थित बिंदु पर मांग की लोच को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये होया मांग की लोच निकालने का जो तरीका। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इस वक्र को, यहाँ पर एक वक्र बनाया जाए तो वक्र जो बनाया जाएगा वो, हालांकि आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए ये तरीका नहीं बताऊँ आप, तो ये इसी सूत्र की सहायता से मांग की लोच को निकाल सकते हैं। तो मांग की लोच अगर बिंदु लोच विधि से निकाला जाए तो इसमें क्या होगा कि एक सरल रेखीय वक्र बनाया जाएगा और उसमें सूत्र की सहायता से मांग की लोच निकाली जाएगी। तो इस प्रकार मांग की लोच निकालने की इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है? जब कीमत और मांग के बीच आंकड़ों में अधिक अंतर हो। ठीक है, आंकड़ों में ज़्यादा अंतर हो तो फिर एक सरल रेखीय वक्र बना करके और मांग निकाला जा सकता है। ठीक है, अब मांग की लोच निकालने की जो तीसरी विधि है, तो ज्यामिति विधि में मांग पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि भाई यहाँ पर मांग की लोच निकाली, सर प्रश्न एक छोटा सा वहाँ पर डायग्राम आ सकता है, ये देखिए, तो यहाँ 1 नंबर का प्रश्न आ जाए तो यहाँ पर ए बिंदु पर मांग की लोच निकालिए। कुछ भी नहीं दे रखा है, केवल एक बिंदु दे दे कि भाई निम्न रेखा चित्र में ए बिंदु पर मांग की लोच निकालिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बिंदु नाम लिख देना है किसी भी, जैसे पी है या के है, तो फिर वो सूत्र करेंगे निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा। तो निचला हिस्सा ज़्यादा हो रहा है, ऊपरी हिस्सा ज़्यादा हो रहा है, उसके आधार पर मांग की लोच निकालेंगे। यहाँ पर दे दे कोई बिंदु, बीच में दे दे कोई बिंदु, तो किसी भी बिंदु पर मांग की लोच निकाली जा सकती है। इसलिए इस विधि को बिंदु लोच विधि भी कहते हैं। इसका एक्चुअल नाम है ज्यामिति विधि और इसका दूसरा नाम है बिंदु लोच विधि। तो किसी भी बिंदु पर मांग की लोच निकाली जा सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तीसरी विधि। मांग के लोच को निकालने की तीसरी विधि है, वो है आपके व्यय विधि। व्यय विधि, देखिए इस विधि में मांग की लोच को जो है उपभोक्ता के व्यय से जोड़ा जाता है कि उपभोक्ता के व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपभोक्ता का व्यय बढ़ता है, घटता है या वही रहता है। इस आधार पर इस विधि की जो खोज है वो प्रोफेसर मार्शल ने की थी। ठीक है, इस विधि को, व्यय विधि को जो है प्रोफेसर मार्शल ने खोजा था। तो इस विधि में कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, किसमें परिवर्तन होता है, वस्तु कीमत में, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, उसके फलस्वरूप उपभोक्ता की खर्च में क्या परिवर्तन होता है, उपभोक्ता के व्यय या खर्च में क्या परिवर्तन होता है, उसके आधार पर मांग की लोच निकाली जाती है। ठीक है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, जैसे कीमत 5 रुपये और 4 रुपये हो गई, या घट के, या कीमत 5 रुपये और बढ़ करके 8 रुपये हो गई, तो उपभोक्ता का खर्च पर किसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके आधार पर मांग की लोच निकाली जाती है। ठीक है, तो इसमें प्रोफेसर मार्शल ने इस विधि को बताया था। तो इस विधि में कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता के कुल खर्च में क्या परिवर्तन होता है, उपभोक्ता के कुल खर्च बढ़ता है, घटता है या वही रहता है, इसके आधार पर मांग की लोच निकाली जाती है। ठीक है, तो इस विधि को मार्शल ने इस विधि बताई है और मार्शल ने मांग की लोच को 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, इस विधि को मार्शल ने दिया था और मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच 3 प्रकार की होती है। मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक लोचदार मांग, दूसरा इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार, या इसे एकिक लोचदार भी कह सकते हैं, पूरा नाम इसको शॉर्ट में एकिक लोचदार भी कह सकते हैं, एकिक लोचदार। और तीसरा है बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग। ठीक है, तो मार्शल ने बताई है ये विधि कि मांग जो है एक्चुअल में 3 ही तरह की होती है, मांग की लोच 3 ही प्रकार की होती है। लोचदार मांग, मार्शल के अनुसार मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग या
तीसरा है बेलोचदार मांग। तो 3 तरह के मांग की लोच होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मार्शल ने ये दी है, मार्शल ने इस विधि की खोज की है, तो उसने मांग की लोच की 5 श्रेणियां नहीं बल्कि 3 श्रेणियां बताई है, 3 ही प्रकार बताए हैं, लोचदार मांग, बेलोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार और बेलोचदार मांग। अब पहले विधि पढ़ते हैं अपन लोचदार मांग। वह विधि से मांग की लोच जो है निकालने की जो पहली विधि है लोचदार मांग। अब देखिए लोचदार मांग का मतलब क्या हो गया। देखिए इसमें सीधा सा अर्थ है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता के व्यय बढ़ जाता है या घट जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है। तो उसे लोचदार मांग कहेंगे। इसका मतलब उपभोक्ता का जो खर्चा है, कुल खर्च है, वो या तो घट जाता है या बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि कीमत में वृद्धि होने पर, कीमत में वृद्धि से व्यय क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या कीमत में कमी से उपभोक्ता का व्यय बढ़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब उपभोक्ता का जो पहले जो खर्च करता था अब उससे ज्यादा या कम खर्च होता है। कीमत में वृद्धि होगी तो अब उपभोक्ता कम खर्च करने लगेगा और कीमत में कमी होगी तो अधिक खर्च करने लगेगा। तो इसको जो है तो उसको हम कहेंगे कि वह लोचदार मांग है, ठीक है। तो सीधा सा अर्थ क्या हो गया इस विधि में कि यदि कीमत में थोड़ी कमी होने पर उपभोक्ता का कुल खर्च बढ़ जाता है, कीमत में कमी से उपभोक्ता का व्यय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या कीमत में वृद्धि होने से उपभोक्ता का व्यय या उपभोक्ता का कुल खर्च क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसका मतलब तो उसे लोचदार मांग कहते हैं, ठीक है। अर्थात कीमत, वस्तु की कीमत और मांग में कैसा संबंध होगा, विपरीत संबंध हो। कीमत और उपभोक्ता की जो है व्यय में, सॉरी मांग नहीं, कीमत और उपभोक्ता के व्यय में कैसा संबंध हो, विपरीत संबंध हो। अगर कीमत घटेगी तो उपभोक्ता का व्यय बढ़ेगा और कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता का व्यय घट जाए। इसका मतलब ऑपोजिट संबंध किसमें, वस्तु की कीमत और उपभोक्ता के व्यय में विपरीत संबंध हो तो उसे हम कहेंगे लोचदार मांग। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया जो नमकीन आती है बीकाजी की, बीकानेरी भुजिया की अगर कीमत हम देखें तो अगर 90 रुपए प्रति किलो है, 90 रुपए प्रति किलो है, 1 किलो का कितना रुपए आता है, 90 रुपए है, तो उपभोक्ता जो है वो 4 किलो की मांग करता है। उपभोक्ता की मांग कितनी है, 4 किलो। इसका मतलब उपभोक्ता का व्यय कितना हो रहा है, 1 किलो 90 में तो 4 किलो की मांग कर रहा है, तो कितना खर्च होगा, कुल खर्च कितना होगा उपभोक्ता का, बराबर 90 इंटू 4 बराबर 360 रुपये। कितना व्यय हो रहा है, 360 रुपये, ठीक है। अब यदि भुजिया की कीमत जो है घट करके, कीमत घट करके 80 रुपये हो जाती है, 80 रुपये प्रति किलो हो जाती है, तो उपभोक्ता की जो मांग है, कीमत कम हो रही है ना, तो उपभोक्ता की मांग जो है वो 5 किलो हो जाती है। कीमत घट गई, पहले 90 रुपए में 1 किलो आती थी, अब 80 रुपए में 1 किलो आने लगी, तो उपभोक्ता पहले 4 किलो की मांग करता था, अब 5 किलो मांग कर रहा है। तो उपभोक्ता का व्यय में क्या परिवर्तन आया, व्यय में क्या परिवर्तन आया, अगर व्यय बढ़ा है या, तो देखिए अब कितना खर्च हो रहा है उपभोक्ता का, 80 गुणा 5 बराबर कितने रुपए, 400 रुपए। तो पहले कितना खर्च हो रहा था, 360, अब कितना खर्च हो रहा है, 400 रुपए। तो उपभोक्ता का व्यय बढ़ गया।
कीमत में कमी होने से उपभोक्ता का व्यय बढ़ जाता है। तो उपभोक्ता का व्यय बढ़ा ना, 360 से अब 400 रुपये हो गया, यानी कीमत कम हुई तो उपभोक्ता का व्यय बढ़ गया, विपरीत संबंध हो गया। तो उसको हम कहेंगे लोचदार मांग। ठीक है, तो इसका क्या कहेंगे अपन, लोचदार मांग। इसी प्रकार अगर कीमत 100 रुपये हो जाए, ठीक है, और 100 रुपये होने से उपभोक्ता 3 किलो की मांग करे, उपभोक्ता 3 किलो की मांग कर रहे, तो 100 रुपये पहले कितनी थी, 360 रुपये खर्च होते थे। अब उपभोक्ता 100 × 3 किलो की मांग करे तो 300 रुपये खर्च हो रहे। कीमत में बढ़ने के साथ उपभोक्ता का व्यय क्या हो गया, कम हो गया, या कीमत में घटने के साथ उपभोक्ता का व्यय क्या हो गया, बढ़ गया। तो वो विपरीत संबंध हो गया ना, कीमत और उपभोक्ता के व्यय में कैसा संबंध हो गया, विपरीत संबंध होगा। यानी कीमत के घटने से उपभोक्ता के व्यय में वृद्धि हो जाए और कीमत में बढ़ने से उपभोक्ता के व्यय में कमी हो जाए, तो उसे कहेंगे लोचदार मांग। उसे क्या कहेंगे, लोचदार मांग। अर्थात वस्तु की कीमत और उपभोक्ता के व्यय में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, तो उसे हम कहेंगे लोचदार मांग। ठीक है, तो देखिए उदाहरण दिया हमने कि 90 रुपये प्रति किलो, जब भुजिया 1 किलो के 90 रुपये लगते थे बीकानेरी भुजिया के, तो उपभोक्ता 4 किलो की मांग कर रहा था। तो उपभोक्ता का कुल खर्च कितना आ रहा था, 90 × 4 बराबर 360 रुपये खर्च कर रहा था। अब कीमत घट करके 80 रुपये प्रति किलो हो गई बीकानेरी भुजिया की। अब उपभोक्ता अपनी मांग को बढ़ा करके 5 किलो कर देता है, पहले 4 किलो थी, अब 5 किलो। अब उपभोक्ता का कुल व्यय कितना हो गया, 400 रुपये, पहले 360 थे, अब कितने हो गए, 400। इसका मतलब कीमत में कमी से उपभोक्ता का व्यय बढ़ गया। तो जब कीमत में कमी से उपभोक्ता का व्यय बढ़ जाता है या कीमत में वृद्धि से उपभोक्ता का व्यय घट जाता है, तो उसे हम कहेंगे लोचदार मांग। उसे क्या कहेंगे, लोचदार मांग। तो इस प्रकार लोचदार मांग में उपभोक्ता के व्यय और कीमत में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। यह आपके एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसा उदाहरण लेना है आपको जिससे कीमत में कमी से उपभोक्ता का व्यय बढ़ जाता है या कीमत में वृद्धि से उपभोक्ता का व्यय घट जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लोचदार मांग। अब देखिए दूसरे प्रकार की जो मांग है, तो इसमें कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता का व्यय या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। परिवर्तन से का परिवर्तन कैसा होगा, अगर बढ़ेगी तो व्यय घट जाएगा और घटेगी तो व्यय बढ़ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे प्रकार की है इकाई के बराबर लोचदार मांग। इकाई के बराबर लोचदार यानी एक लोचदार मांग, एक लोचदार मांग। तो नाम से पता लग रहा है कि इकाई के बराबर कैसा लोचदार, इसका मतलब इसमें कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता का व्यय अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता का व्यय, उपभोक्ता का कुल व्यय अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात व्यय उतना ही व्यय रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। कीमत में कितना भी कमी या वृद्धि हो जाए, उपभोक्ता के कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उतना ही रहेगा, तो उसे हम कहेंगे इकाई के बराबर लोचदार। इसे क्या कहेंगे, इकाई के बराबर लोचदार। इसका मतलब क्या हो गया परिभाषा में, इकाई के बराबर लोचदार के अनुसार मतलब क्या हो गया कि यदि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर भी उपभोक्ता का कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है, अर्थात कुल खर्च में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, अर्थात खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मांग की लोच कैसी होगी, इकाई के बराबर। ठीक है, कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, कीमत बढ़ जाए या घट जाए, उपभोक्ता का व्यय उतना ही रहता है, उपभोक्ता के व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे क्या कहेंगे, इकाई के बराबर लोचदार। ठीक है, अब जैसे हमें उदाहरण लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि पानी की बोतल की कीमत
पानी की बोतल, एक बोतल आती है 10 रुपए में, ठीक है। तो उपभोक्ता 4 बोतल की मांग करता है। उपभोक्ता कितनी मांग करता है? 4 बोतल की। तो उपभोक्ता का कुल व्यय कितना हो गया? उपभोक्ता का कुल व्यय कितना हो गया? 10 गुणा 4 बराबर 40 रुपये। कितना हो गया? 40 रुपये, ठीक है। अब अगर कीमत घट करके 8 रुपये हो जाती है, कितने हो जाती है? 8 रुपये हो जाती है, तो उपभोक्ता की जो मांग बढ़ करके 5 रुपये, 5 इकाइयां मांग जो है वो कितनी हो जाती है? 5 बोतल। कीमत घट गई, 8 रुपये हो गई, 10 रुपये की बोतल अब 8 रुपये मिल रही है, तो उपभोक्ता 4 बोतल की बजाय कितनी बोतल काम में ले रहा है? 5 रुपये। तो अब कुल व्यय में क्या परिवर्तन आया? कुल व्यय बराबर वही 8 गुणा 5 बराबर 40 रुपये। पहले भी 40 रुपये थे और अब भी 40 रुपये। भले कीमत घट गई लेकिन उपभोक्ता का व्यय नहीं घटा। उपभोक्ता का व्यय पहले 40 था और अब भी 40, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे इकाई के बराबर लोचदार मांग, ठीक है भाई। जैसे अगर कहें कि जैसे एक पेंसिल 5 रुपए की आती है, 5 रुपए की पेंसिल आती है, तो उपभोक्ता 4 पेंसिल की मांग करता है 20 रुपये। अब अगर पेंसिल 10 रुपए की आने लग गई तो उपभोक्ता 2 की मांग कर रहा है, तो भी खर्चा क्या है? 20 रुपये। पहले 4 पेंसिल मांगता था तो 20 रुपये खर्च करता, अब जब कीमत डबल हो गई तो मांग आधी रह गई, तो फिर भी उतना ही खर्च कर रहा है। पहले 20 करता था, अब भी 20 कर रहा है। तो व्यय में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जब उपभोक्ता के व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो, उपभोक्ता का कुल व्यय अपरिवर्तित रहे, तो उसे कहेंगे इकाई के बराबर लोचदार मांग। उसे क्या कहेंगे? इकाई। तो इस एग्जाम्पल को याद रखना है, या कोई नया एग्जाम्पल दे सकते हो, ये दे सकते हो, ये दे सकते हो। जब पानी की बोतल की कीमत 10 रुपये है तो उपभोक्ता 4 बोतल की मांग कर रहा है, अर्थात उसका कुल खर्च 40 रुपये हो रहा है। अब जब बोतल की कीमत घट करके 8 रुपये हो गई तो उपभोक्ता की मांग 5 बोतल रह गई, यानी 8 पंजे 40, तो वही बात होगी, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं उपभोक्ता के व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो उसे कहेंगे इकाई के बराबर लोचदार मांग। अब तीसरे प्रकार की, मार्शल ने जो तीसरे प्रकार की मांग बताई है, मांग के जो है लोच की तीसरा प्रकार बताया है, वो है आपके बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग, ठीक है। बेलोचदार का मतलब हो गया कि कीमत में कमी करने पर उपभोक्ता का कुल खर्च भी कम हो जाए, और कीमत में वृद्धि करने पर उपभोक्ता का कुल खर्च भी बढ़ जाता है, तो उसे कहेंगे बेलोचदार मांग। तो देखिए इसका अर्थ क्या हो गया कि कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता के व्यय में सीधा परिवर्तन होता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं कि कीमत में वृद्धि से उपभोक्ता का व्यय बढ़ जाता है। उपभोक्ता का व्यय बढ़ जाता है, दोनों एक दिशा में बढ़ रहे हैं। कीमत में भी बढ़ रहे हैं, कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता का व्यय भी बढ़ जाता है, और कीमत में कमी से उपभोक्ता के व्यय में कमी हो जाती है, यानी दोनों एक ही दिशा में बढ़ते हैं, ठीक है। कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता का व्यय भी बढ़ेगा, और कीमत घटेगी तो उपभोक्ता का व्यय भी घटेगा। अर्थात कीमत व्यय उपभोक्ता के व्यय में कैसा संबंध होता है? व्यय में सीधा संबंध होता है। यहां विपरीत संबंध होता था लोचदार मांग में, यहां कैसा होता है? सीधा संबंध होता है। अर्थात कीमत बढ़ेगी तो व्यय भी बढ़ेगा, कीमत घटेगी तो व्यय भी घटेगा, तो उसे हम कहेंगे बेलोचदार मांग। उसे क्या कहेंगे?
बेलोजदार मांग। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने पर उपभोक्ता का कुल खर्च कम हो जाता है और कुल इसके विपरीत कीमत में थोड़ी सी वृद्धि करने पर उपभोक्ता का कुल खर्च भी बढ़ जाता है, तो उसे कहेंगे बेलोजदार। अर्थात वस्तु की कीमत और उपभोक्ता के व्यय में कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, तो उसे हम कहेंगे बेलोजदार मांग। उसे क्या कहेंगे, बेलोजदार मांग। ठीक है, अब जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर कि यदि नमक की कीमत 10 रुपये प्रति किलो है, नमक का ले रहे हैं, नमक की कीमत 10 रुपये प्रति किलो है, 1 रुपये 1 किलो के भाव क्या है, 10 रुपये। ठीक है, तो नमक की मांग 100 किलो है, तो नमक की मांग कितनी है, 100 kg। तो उपभोक्ता का कुल व्यय कितना हो रहा है, बराबर 10 × 100 बराबर 1000, कितना हो रहा है, 1000। ठीक है, अब यदि नमक की कीमत घटकर 8 रुपये रह जाती है, कीमत घटकर 8 रुपये रह जाती है, तो नमक की मांग जो बढ़कर 110 किलो हो जाती है, 100 किलो की बजाय 110 किलो हो जाती है, तो कुल व्यय क्या होगा, उपभोक्ता का कुल व्यय 8 × 110 बराबर कितना हो गया, हाँ 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 880। ठीक है, तो कीमत क्या हुई, घटी, तो उपभोक्ता का व्यय भी क्या हुआ, घटा। मांग तो बढ़ गई और मांग से कोई मतलब नहीं है अपन को, उपभोक्ता के व्यय में क्या परिवर्तन आया, तो कीमत घटी तो उपभोक्ता के व्यय भी कम है। इससे अलावा कीमत बढ़ गई तो उपभोक्ता का व्यय भी बढ़ गया। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कीमत और उपभोक्ता के व्यय में सीधा संबंध है, यानी कीमत घटी है तो उपभोक्ता का व्यय भी घटा है। कीमत 10 रुपये से घट करके 8 रुपये हो गई तो उपभोक्ता का व्यय 1000 रुपये से घट करके 880 रुपये हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब नमक की कीमत घटने पर उपभोक्ता का व्यय भी घट जाता है। तो मांग कैसी होगी, बेलोजदार होगी। तो मांग कैसी होगी, बेलोजदार होगी। ठीक है, यानी कि वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की मांग में सीधा संबंध होता है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार व्यय विधि में हमने क्या देखा, व्यय विधि क्या बताती है हमें, व्यय विधि में 3 तरह से मांग की लोच है। मार्शल ने बताया कि अगर उपभोक्ता का कीमत और वस्तु की कीमत और उपभोक्ता के व्यय में विपरीत संबंध होता है, अर्थात कीमत घटेगी तो व्यय बढ़ेगा और कीमत बढ़ेगी तो व्यय घटेगा, तो मांग कैसी होगी, लोचदार। इस प्रकार एक ही लोचदार या इकाई के बराबर लोचदार किसको कहेंगे कि उपभोक्ता कीमत और उपभोक्ता के व्यय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कीमत बढ़ेगी या घटेगी, उपभोक्ता का व्यय उतना ही रहेगा, यानी व्यय अपरिवर्तित रहेगा, तो मांग कैसी होगी, इकाई के बराबर लोचदार। और की वस्तु की कीमत और उपभोक्ता के व्यय में सीधा संबंध होगा, अर्थात तो कीमत बढ़ेगी तो व्यय भी बढ़ेगा, कीमत घटेगी तो व्यय भी घटेगा, तो मांग की लोच कैसी होगी, बेलोचदार। ठीक है, तो ये हो गया, मार्शल ने व्यय विधि है निकालने का तरीका 3 बताया था। 3 तरह की मांग बताई थी, लोचदार, इकाई के बराबर लोचदार और बेलोचदार। तो अब इसमें से कुछ प्रश्न भी बनते हैं, तो अब मैं जो इसको अगले प्रश्न में कराऊंगा अगली क्लास में। तो ये विधि क्या बताती है कि जब मांग की लोच बेलोचदार हो तो कीमत व उपभोक्ता का कुल खर्च एक ही दिशा में होता है। बेलोचदार होने पर कीमत और खर्च में, खर्च क्या होता है, एक ही दिशा में चलता है, अर्थात कीमत बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा, कीमत घटेगी तो खर्च भी घटेगा। तो कीमत और खर्च, उपभोक्ता का कुल खर्च एक ही दिशा में गति करता है। ठीक है, इसी प्रकार जब कीमत में बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति हो तो उपभोक्ता का कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, तो उससे मांग की लोच कैसी होगी, इकाई के बराबर लोचदार। और अगर कीमत और मांग में विपरीत संबंध होगा, कीमत और उपभोक्ता के खर्च में विपरीत संबंध या दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे,
यानी कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता का व्यय घटेगा, कीमत घटेगी तो उपभोक्ता का व्यय बढ़ेगा। विपरीत दिशा में चलेंगे, कीमत और उपभोक्ता का कुल खर्च, तो मांग की लोच कैसी होगी? लोचदार। ठीक है, तो ये विधि, इससे मांग की लोच निकाली जा सकती। तो आज हमने मांग की लोच की तीनों, आप इसको घर पे करना है। कल मैं आपको इसको जो है प्रश्न दूंगा कि इस तरह